A very good morning to everyone. This is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, today we're gonna discuss a very important topic of international politics, that is United Nations. जो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा. यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 में 24 अक्टूबर को बनी थी. तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में. एक छोटी सी वीडियो है 10 मिनट की, उससे भी शायद कम भी हो. तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए एंड कंटिन्यू रखिए. आप चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपनी जनरल अवेयरनेस को बूस्ट करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, आपको ये हेल्प ज़रूर करने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है. इसीलिए 24 अक्टूबर को हम यूएन डे के रूप में मनाते हैं. ठीक है. हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं. लास्ट कंट्री जो ऐड हुआ था वो है साउथ सुडान. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, अभी के अभी लिख कर बताइए कि साउथ सुडान जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है. ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया. अब तो ये बातें हमारी हो गई. 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना. 193 कंट्रीज अब इसके फिलहाल में है. लास्ट साउथ सुडान ऐड हुआ है और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है. इसकी लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 लैंग्वेजेस हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश और रशियन, चाइनीज़ और अरेबिक आती है. अरेबिक लैंग्वेज जो है सबसे लास्ट में ऐड की गई है. ठीक है. और जो वर्किंग लैंग्वेजेस हैं ये तो 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पर वर्किंग लैंग्वेजेस इसकी सिर्फ 2 ही हैं, जो है फ्रेंच और इंग्लिश, जिसमें वर्क किया जाता है सारा. ठीक है, इतनी बात हो गई. अब दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, कैसे बना. बहुत सो गाइस, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे चलते हैं. 1914 से 18 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो हर देश को बहुत नुकसान हो रहा था. चाहे कोई बड़ा कंट्री है या छोटा कंट्री है, नुकसान सबका हुआ. इकोनॉमी सबकी बहुत बुरी तरह डूब चुकी थी जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के टाइम पर आया. तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, वुड्रो विल्सन, उन्होंने सोचा कि यार एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए वर्ल्ड लेवल की जो वर्ल्ड वॉर 2 को, या मतलब आगे जो भी कोई भी वर्ल्ड वॉर है वो ना छिड़े किसी भी कंट्री में, जो एक तरह से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो. तो 1919 में इसकी बात होती है और 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जाती है. लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, ये बन जाता है 10 जनवरी 1920 में. ठीक है. अब क्या होता है, अब क्या ऐसा हुआ कि इसको बंद करके यूएनओ को बनाने की जरूरत पड़ गई. तो इसके जो ड्रॉबैक्स थे वो हम जान लेते हैं. 2 मेन कारण किसकी वजह से लीग ऑफ नेशंस फेल होगा. तो पहला जो कारण है वो ये है कि लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनने के लिए क्या था गाइस, उस देश, जिस भी देश को मेंबर बनना है, जैसे मैं एक देश हूँ, मुझे मेंबर बनना है, तो मुझे अपने देश के संसद में एक उसका प्रस्ताव जो है वो पारित करवाना होता था, मतलब रेटिफाई कराना पड़ता था उसे. अगर वो हमारा जो पार्लियामेंट है वो उसे रेटिफाई करेगा तभी हम उसके मेंबर बन सकते हैं लीग ऑफ नेशंस के. अब गाइस, क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो फाउंडिंग मेंबर था अमेरिका, यूएसए, वो फाउंडिंग कंट्री था, सॉरी मेंबर नहीं, कंट्री था, जिन्होंने आइडिया दिया था. वुड्रो विल्सन वहीं के प्रेसिडेंट हैं कि भाई हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, पर उन्हीं की संसद ने मना कर दिया, रेटिफाई नहीं किया, पारित ही नहीं किया. अब जब वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो यूएसए मेंबर ही नहीं बन पाया लीग ऑफ नेशंस का. अब आप देख सकते हैं, जब यूएसए लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बन पा रहा है, जो फाउंडिंग कंट्री है, ठीक है, तो और देशों में भी जो है वो एक रिलक्टेंस आ गया कि मतलब वो भी अनविलिंग हो गए. तो बहुत कम कंट्रीज ही इसके मेंबर बन पाए. तो पहला रीजन जो इसका फेल होने का वो यही था कि अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं रहा. सेकेंड चीज हम आते हैं, जब ये वर्ल्ड वॉर 1 तो खत्म हो गया, उसके बाद जैसे लीग ऑफ नेशंस बना, उसके बाद जब हिटलर, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जर्मनी के तानाशाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया. पर लीग ऑफ नेशंस का क्या काम था, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, वॉर को रोकना होने से. पर लीग ऑफ नेशंस चुप रहा. फिर जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया, लीग ऑफ नेशंस तब भी चुप रहा. एंड देखते देखते वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुका था. अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, लीग ऑफ नेशंस के दरवाजे बंद हो गए ऑफिस के, क्योंकि काम ही ये था लीग ऑफ नेशंस का कि वर्ल्ड वॉर 2 को नहीं होने देना है, कोई भी वॉर को नहीं होने देना है, और वो पूरी तरह से उसमें फेल हो जाता है. तो ये लीग ऑफ नेशंस का जो ये चैप्टर था वो यहाँ पे बंद हो जाता है. ठीक है. अब आते हैं जो उस टाइम पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उन्होंने बोला कि भाई हम जो है लीग ऑफ नेशंस को छोड़ो, हम इसमें थोड़ा सा सुधार करते हैं. और उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, यूनाइटेड नेशंस.
ये टर्म फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कॉइन किया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया कि हम यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो यूनाइटेड नेशंस है 1920 में, तो हमें ये पता चल गया। सारी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताऊं तो 1920 में लीग ऑफ नेशंस, फिर 1941 में अटलांटिक चार्टर साइन किया जाता है, 1942 में यूएन डिक्लेरेशन आता है, फिर 1944 में डम्बर्टन ओक्स जिसमें यूएसए, यूके, यूएसएसआर और चाइना जो थे, जो ओरिजिन ऑफ यूएन होता है। फिर 1945 में फाइनली चार्टर ऑफ यूएन साइन किया जाता है एक कॉन्फ्रेंस में सैन फ्राई में, जिसमें 51 कंट्रीज ने साइन किया और 51st कंट्री जो था पोलैंड था। और फाइनली जो चार्टर है केम इनटू बीइंग, मतलब चार्टर को लागू कर दिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं, जो इसके पार्ट्स मेन जो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, तो इसमें आपको पता चल रहा होगा इसके जो मेन पार्ट्स कौन से हैं। एक जनरल असेंबली होता है, इकोसॉक होता है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ट्रस्टीशिप है, आईसीजे है। तो ये सब जो हो जाते हैं इसके मेन पार्ट्स हो जाते हैं, और यूएन सेक्रेटरीट। तो अब हम इन सब के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं शॉर्ट में कि किसका क्या क्या रोल है, कैसे कैसे वो काम करते हैं। उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली तरह से लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है, तो पूरे वर्ल्ड की एक बड़ी पार्लियामेंट, एक बड़ी संसद, उसे जनरल असेंबली कहते हैं। तो जितने मेंबर यूनाइटेड नेशंस में होते हैं उतने ही मेंबर जनरल असेंबली में। तो जैसे 193 मेंबर्स हैं जो जनरल यूनाइटेड नेशंस में, तो वो ही जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं। और हर साल ये सितंबर में अपनी एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तो वहीं पे मीटिंग होती है हर साल सितंबर में, जिसमें हर देश के जो हेड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं जाके। तो ये बात हुई जनरल असेंबली की। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो है उनको देखती है कि हर देश का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, अच्छे से हो, जिसके अंदर आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका जो वो गठन है ये तभी कर दिया गया था जब लीग ऑफ नेशंस बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आईएलओ हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनएचसीआर हो गया, यूएनडीपी हो गया, ये सब, यूनिसेफ, आईएलओ, ये सब, और एफएओ हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इन सब का जो वो है देख रेख जो है, ये इसकी जिम्मेदारी है इकोसॉक की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उन्हीं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सबसे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल जो मेंबर्स हैं वो गाइस 15 मेंबर्स हैं। तो 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं, जो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं, मतलब 2 साल उनका टर्म होता है। जैसे कंट्रीज होते हैं अल्फाबेटिकली, शुरू के 10 कंट्रीज, उसके बाद उनके 10, फिर 10 ऐसे करके लिए जाते हैं। और जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं वो तो भाई है ही, वो तो यूएसए हो गया फर्स्ट कंट्री, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया एंड फ्रांस। तो गाइज ये जो 5 कंट्रीज हैं परमानेंट मेंबर्स, इनके पास वीटो पावर है। लाइक कोई भी जो चीज़ है, अगर कोई भी रिजोल्यूशन पास करती है सिक्योरिटी काउंसिल, अगर एक भी कंट्री जो है वीटो कर देता है, वीटो मतलब रिजेक्ट कर देता है उस रिजोल्यूशन की कि नहीं हमें नहीं करना ये, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो होती है वीटो पावर, जो सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक पार्शलिटी है और मेंबर्स के साथ, बट स्टिल हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते। तो इन 5 कंट्रीज के पास है यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, इन्हीं के पास वीटो पावर, इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गाइज आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो जैसे हमारे जुडिशरी होती है, ऐसे ये वर्ल्ड लेवल की जुडिशरी है, जिसमें टोटल 15 जो जजेस होते हैं, 15 जजेस टोटल में होते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज से होते हैं। और हर जज का जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, वो होता है 9 साल का। इंडिया में अब तक 4 जजेस जो हैं आईसीजे के जजेस बन चुके हैं, 4 जजेस। और रिसेंटली आपने दलवीर भंडारी जी का नाम सुना होगा, तो वो रिसेंटली में जज बने थे आईसीजे के। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दी हेग नीदरलैंड्स में है। ये फर्स्ट है जिसका हेडक्वार्टर अलग है, वरना चाहे हम सिक्योरिटी काउंसिल की, जनरल असेंबली की, ट्रस्टीशिप, जो भी और चीज़ें हैं, उन सब के मेनली न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स हैं, बट इसी का हेडक्वार्टर जो है ये अलग है, दी हेग में, नीदरलैंड्स में। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है कि यूएन जो है उसका बजट भी तो चलेगा, तो उस खर्चे के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो गाइज जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसमें सभी कंट्रीज पे करते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे यूएन पूरा अपना बजट चला पाता है। और इंडिया के लिए बात यह है दुर्भाग्यपूर्ण कि इंडिया सिर्फ 1% जो है कंट्रीब्यूट कर पाता है, बट जो भी है हम कंट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, तो 1% हम यूएन की बजट में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूएन सेक्रेटरीट, द मास्टरमाइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इन सब में वो है सेक्रेटरीट, जो पूरा कार्यकाल जो सारा काम है ना वो सेक्रेटरीट संभालती है, ठीक है। और इसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो इसके हेड होते हैं। फिलहाल में जो प्रेजेंट में है वो है एंटोनियो ग्यूटरेस, ठीक है। पुर्तगाल के हैं ये। हेड जो है वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके अलावा किसी और देश का बनाया जाता है, ठीक है। इसका भी जो कार्यकाल होता है, जो हेड होते हैं उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, बट आप उस कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे एंटोनियो ग्यूटरेस का अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इनका जो टर्म है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये सेक्रेटरीट की बात हो गई कि जिसमें कार्यकाल बढ़ाया भी जाता है। जो उनके हेड होते हैं वो सारा काम, वो पूरे हेड हैं यूएन के, ठीक है। सारा जो काम है वो उनके अंडर हो रहा है। तो एंटोनियो ग्यूटरेस हो गए, 5 साल उनका कार्यकाल हो गया। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यूनाइटेड नेशंस कैसे कैसे बना, 24 अक्टूबर 1945 को, फिर 24 अक्टूबर को हमने यूएन डे बनाया। अब सारी जो बैकग्राउंड स्टोरी थी कि पहले लीग ऑफ नेशंस आया 1920 में, फिर वर्ल्ड वॉर 2 लेके वो रोक नहीं पाया, उसके बाद फिर इसलिए चार्टर जो है साइन किया गया। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये 1945 ये नाम दिया। उसके बाद 26 जून को 1945 में चार्टर साइन किया गया, 51 कंट्रीज ने साइन किया, लास्ट कंट्री पोलैंड था। एंड देन फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू कर दिया गया ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। और अब तक तो हुआ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सफल भी रहा है। और ये जो सारे ऑर्गन्स मैंने आपको बताए, इकोसॉक हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आईसीजे हो गया, जनरल असेंबली हो गई और सेक्रेटरीट, ये सब मिलकर इसको काम करते हैं। और कुछ इसकी जो बॉडीज़ हैं जो मैं आपको बता रही थी, ILO, FAO, यूनिसेफ, UNHCR, ये सब इसके अंडर काम करती हैं। तो एक सेपरेट वीडियो मैं इन सब के लिए अलग से बनाऊंगी, क्योंकि वरना गाइज इस वीडियो में बनाने जाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती और फिर वो आप लोगों को भी बहुत बोरिंग लगने लगती। तो आई जस्ट होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये यूएन की बेसिक जिस्ट थी जो मैंने आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि और इम्पॉर्टेंट है एंड आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए, मैं ज़रूर बनाऊंगी उस पर वीडियो, ठीक है। और इंग्लिश का भी, अगर इंग्लिश का कोई स्मार्ट सेशन रखवाना है नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश का भी हो जाएगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस का है तो उस पर भी मैं बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I remember myself, my name